तो जी मुस्तफ़, हम इंशाल्लाह अब तीसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। और वो हिस्सा तो हमने अबूर कर लिया जब आपकी फैटी शैटी खूब लग गई थी काकुल के अंदर। और यहाँ से फिर आपने बाकायदा फौज की एक मुलाजमत का आगाज किया पास आउट होने के बाद। और जिसने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी वो मुंडा सियालकोटिया बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मिलवाएं उससे, मुंडा सियालकोटिया से। सर हम पोस्टिंग हुई, हमारी पहली पोस्टिंग मेरी 54 बलूच में हुई। और 54 बलूच जो पाक पीएमए में हमारे पेट्सो थे, हारिस, उस वक्त कैप्टन हारिस थे, पीटी के हमारे इंस्ट्रक्टर, तो वो उनकी यूनिट थी। हम उनकी यूनिट में लैंड हो गए और फिर उनके और पहली कंपनी भी मेरी जो पोस्टिंग विद इन कंपनी होती थी, चार्ली कंपनी, उसमें हारिस भाई के अंडर हम आ गए। और हारिस भाई के अंडर आए तो बस फिर जिंदगी, आपको अंदाजा ही है, आप तो हारिस भाई की मोहब्बत में बहुत पुराने हैं। तो उस मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझसे तो आपसे डर लगता है, मुझे हर फौजी से डर लगता है। तो बस वो उनके जेर छाया मेरी पहली ट्रेनिंग हुई, जो कि बड़ी ही अच्छी मजबूत बुनियादें जो मेरे घर आर्मी के अंदर मेरी रखी, तो उसमें हारिस भाई का बड़ा किरदार है। तो वहाँ पर हम लेफ्टिनेंट थे। लेफ्टिनेंट बड़ी शरारतें करते हैं और मैं एक शरारती किस्म का लेफ्टिनेंट था जी। जो कि हमारी ब्रिगेड में एक और यूनिट थी जो 200 साल पुरानी थी, और दूसरी यूनिट थी वो भी 200 साल पुरानी थी। और हमारी यूनिट को उस वक्त कोई 71 से बनी हुई थी, तो 88 में 17-18 साल उसकी एज थी हमारी यूनिट। तो पुरानी यूनिटों के जो टीमें भी पुरानी होती हैं, मैच्योर होती हैं सब। तो उन पुरानी टीमों को अगर के सामने आकर कोई मुकाबला करने के लिए आता था तो वो 54 बलूच होती थी। और 54 बलूच में अगर कोई होता था तो वो बॉक्सर, लेफ्टिनेंट मसूद होता था। तो हमारी फायरिंग के कंपटीशन पहले, मतलब अब मैं नया नया यूनिट में गया था, तो फायरिंग का कंपटीशन शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार चले, सीओ और मैं आईओ था, इंटेलिजेंस सेकंड लेफ्टिनेंट को पहली अपॉइंटमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर की मिलती है। तो वो नक्शा वक्शा पकड़ के खरत साहब के पास पीछे गाड़ी जीप में बैठे हुए होते थे, बताते रहते रास्ता यहाँ जाना नक्शे के देख कर। तो वहाँ पर उतरे तो उन्होंने वहाँ पर फायरिंग का वो सारे ऑफिसर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी ने एक दूसरे कहा यार ये एक दूसरे के नहीं सर, टारगेट के ऊपर है। मतलब बहुत से अच्छा टारगेट और कौन सा हो सकता है। उस वक्त तो सर बहरहाल उस वक्त पता होता तो कर भी देते। तो उस वक्त ये नहीं मालूम होगा कि कर्नल के उधर से रिटायर होना पड़ेगा, वरना पहली मुझे भी उन्होंने वेपन दे दिया, मैंने भी कॉल किया, उन्होंने कहा यार ये तो इसकी तो बड़ा अच्छा फायर है, इसको तो फायरिंग में डालो। अच्छा। तो फायरिंग टीम, उन्होंने कहा सबसे पहले मेरी जो जिम्मेदारी थी वो 54 बलूची फायरिंग टीम की जिम्मेदारी मुझे थी कि इसको फायरिंग टीम में डालो। बहरहाल हमने फायरिंग टीम के लोगों को तैयार करना शुरू किया और हम ब्रिगेड का कंपटीशन जीत गए। ब्रिगेड का कंपटीशन जीत गए तो डिफ में चले गए, डिफ का हुआ तो डिफ का कंपटीशन भी जीत गए। जो टीम कैप्टन वो लेफ्टिनेंट मसूद, वो डिफ का। उसके बाद कोर का कंपटीशन हुआ, कोर में भी लेफ्टिनेंट मसूद ने कोर की टीम में सारी कोरों को हरा दी। उसके बाद आर्मी कंपटीशन हो गया, उसमें गए, तो उसमें हमारी टीम जो है वो सियालकोट की टीम सेकंड आई थी 1988 में। और बेनजीर साहबा ने गोल्ड मेडल मुझे फायरिंग का, और मैं पाकिस्तान आर्मी के बेस्ट 100 फायरर्स में शामिल रहा 2 साल तक। अच्छा, 2 साल तक मैं कंप्लीट करता रहा 88-89 में। अच्छा, 88-89, फिर 89-90 में, तो मैं 2 साल तक 100 राइफल्स का 90 तक आप बेहतरीन उसमें रहे फायरिंग, मतलब फायरिंग हर कंपटीशन में हर साल कम्पीट होकर आपने वो मेंटेन करना पड़ता है ना अपने आप को। तो मैं इससे समझा कि 2 साल तक माशाल्लाह आपने फायरिंग के अंदर बड़े हमेशा टॉप पे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कराची पोस्टिंग कब हुई आपकी? कराची में पोस्टिंग हुई मेरी 94 में। नहीं, 3 साल के बाद। चलिए इस पे हम बाद में आएंगे। तो
मैं वो वहाँ पर बेनज़ीर साहिबा ने भी मुझे गोल्ड मेडल पहनाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दूसरा गोल्ड मेडल था आर्मी के अंदर मेरा। हाँ ये एक मेरा बॉक्सिंग का पीएमए का था और हाँ, ये एक बहुत बड़ी वो एजाज की बात की है तो ये है, और अचीवमेंट थी एक उसमें। प्रोफेशनल उसके अंदर के जी जाहिर है। जी जी ब, जी। ब, और उसके बाद से फिर मेरी वो ऐसी थी कि वो जो बड़ी पुरानी अच्छी फायरिंग की यूनिट्स जो हमेशा उनके ऑफिसर्स और उनके वो कप उठाते थे, वो उनका मुकाबला मेरे साथ होता था तो मैं उनको हरा देता था। पोहाड़ में एक दफ़ा फायरिंग कंपटीशन हुआ, तो बेस्ट अफ़सर था पोहाड़ का वो, उस वक़्त मैं अच्छा, मैं एक कैप्टन था। बात पूछूंगा आपसे, अगर आप बुरा ना माने। जब आप आर्मी ज्वाइन कर रहे थे तो आपसे पूछा गया था कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, जी सर। और आपका कहना है कि मैंने सच बोला कोई गर्लफ्रेंड मेरी नहीं है। जी सर, अम्मा अब जब अम्मा से डर वो मैं समझ सकता हूँ कि लगता। अब जब आप आर्मी में आ गए, ग्लैमर इतना मिलना शुरू हुआ, बेनजीर के भी आप गोल्ड मेडल दे रही हैं और हो गया, तो वो जो हमने ड्रामा में देखा है ना कि लड़कियां फोन करती थी। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन वो तो पूछिए। कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई भाई? आपकी जो बेगम साहबन से मैं कह दूं कि ये वाला हिस्सा आप नहीं सुनिएगा, ये हम देखिए दोनों के सर, आपस का। फ्रेंड थी, गर्ल नहीं कह सकते आप। अच्छा। फ्रेंड तो ज़ाहिर है, मैं इंसान हूँ, हाँ हाँ मैं फरिश्ता तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ। ठीक है, फ़ोन आते थे, हम सुनते थे, बात भी करते थे, रख देते थे और ख़त्म हो जाती थी बात। अच्छा। किसी को के साथ दिल को नहीं लगाया कि अम्मा हयात है। हाँ, ये असल बात है। अम्मा ने जो एक गुत्थी में डाल दिया था ना सर, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक और राज की बात भी बता दूं। माँ बेगम से तो पिटूंगा, बेटी से भी पिटूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। मैं जब मैट्रिक में था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था अच्छा। बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को, इवन गुलशन इकबाल तक मैं ट्यूशन, उस जमाने में मतलब ट्यूशन पढ़ाना बहुत ऑनर की बात होती थी और सारे लोग पढ़ा हम्म। रहे होते थे मिडिल फैमिलीज के। तो मैं भी पढ़ाता था जाके ट्यूशन। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मोहल्ले की एक खातून थी, वो उनके पेरेंट्स ने कहा कि यार ये मसूद ने इतना अच्छे नंबर लिए हैं मैट्रिक में, तो ये भी थोड़ा सा आकर इसको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दे। तो मैं फी सबीलिल्लाह उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने चला जाता था। लेकिन माशाल्लाह वो खातून बहुत ही खूबसूरत थी, हम्म। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो मुझे अच्छी लगती थी, ज़ाहिर है हाँ, हाँ, खूबसूरत एक थी, ये जैसी अच्छी होती है, एक। हाँ। और ज़िंदगी में पहला अलमिया ये हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहा था और वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देके फ़ारिग होके शादी कर रहे थे। ओ तेरे की। इतना हमारे दिल को दुःख लगा। उसके बाद चिरागों में रोशनी आ गई। हो, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, और मोहब्बत का मोहब्बत भी हो जो कि जनाजा। एक तरफा, जिसका किसी ने इज़हार ना किया होगा, जो या मैं समझता हूँ कभी भी जो नहीं। खानदानी शाफ़त आप में थी है, जी, तो जी। ज़ाहिर है कभी आपने। कभी भी नहीं सर, और उस ज़माने में कोई फ़ेसबुक और वगैरह भी नहीं ना होती थी फ़ेसबुक थी, ना क्या? टेलीफ़ोन था, ना घर में पीडीसीएल था। तो वो अरमान जो थे वो दिलों में रह गए। वो दिलों में रह गए। उसके हम बाद तड़प हमने के रह गए। हमने तौबा कर ली कि यार भाई ये मुश्किल काम है, ये बुखार ना चढ़ा दे हमें। एक तक कम भी पैड़ा। तो ये वो एक छोटा-सा मतलब ज़ाहिर है, इंसान हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर तो है उस कि हिसाब से वो आपका भी खानदानी पस मंज़र बड़ा एक शरीफ माँ का था, जो उनका भी ऐसा रहा होगा, तो उसमें तो तो हम वो उसको उसपे हमारा सिलसिला जी। वहीं पर मुनक़ता हो गया। जी, 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 जी। तो सिलसिला मुनक़ता हो गया। फिर तो दिल ऐसा टूटा। ये इसी तरह था कि मैट्रिक में मैंने एक जब पोएट्री लिखी, तो मैंने पोएट्री लिखकर अब मिसेस तस्नीम को आगे दी और उन्होंने ऐसे वो ग़ज़ल मेरी पढ़ी और उन्होंने कागज़ फाड़ा और कह रहे दोबारा कोई शेर लिख कर लेकर आए, तो तुम्हारी खैर नहीं है, पढ़ाई पे तवज्जो दो। बस खत्म हो गई। उसके बाद से हमने फिलवदी तो बहुत शेर कहे मैंने, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। मैंने लिखे कोई नहीं। ज़ाहिर है ऐसी असाज़ा जिनको इतनी अच्छी सज़ा जी। मिलेंगी तो ज़ाहिर हुँ, उनके भटकने का फिर चांस कम रहता है, जी तो बिल्कुल। इसमें तो मौके तो हर एक को मिलते हैं, जी। और वक़्त तो हर एक पे आता है, हुँ, ऐसी बात तो नहीं है कोई सारी उम्र कोई आदमी रहेगा। लेकिन मुझे ये किस्सा अच्छा लगा, और ये कम से कम आजकल के लड़के-लड़कियों के लिए भी बेहतर है ये कि इस चीज़ों को समझें कि जी, एक लिमिट होती है, एक हदें होती हैं, जी आप बिल्कुल। उसको अबूर नहीं कर सकते हैं। जी। मुमकिन है कि वो अगर मामला आगे चलता तो शायद अल्लाह को क्या मंज़ूर था आपको नहीं पता। तो ना ज़ाहिर है जी। वो ब तो चलिए, अब सियालकोट में आप रहे तकरीबन 3 साल। सियालकोट में रहा, तकरीबन मैं 3 साल रहा और सियालकोट के अंदर हर कॉम्पिटिशन के अंदर
जो है वो मैं जो बड़ी-बड़ी यूनिटें और बड़ी-बड़ी जो टीमें होती थी, उनको मतलब कोर चैंपियन थी और वो कोर की चैंपियन और एक यूनिट जिसने अभी पहली दफ़ा फुटबॉल खेलना शुरू किया है, जी उनको मैच नहीं जीतने दिया मैंने। जी। वो उस बात पे ही हैरान थे कि यार ये 54 बुरुज कहाँ से आ गई है हमारी, हम कोर की चैंपियन हैं, हमने वहां फुटबॉल से में। आप कहाँ निकले? वहाँ से सर जब मेरे 3 साढ़े 3 साल हो गए तो मेरी पोस्टिंग उस वक़्त ज़माने में सियाचिन हम यंग थे और सियाचिन पे जाना मैं ये सोच रहा था कि यार अभी इसी लेफ्टिनेंट कप्तानी में ही सियाचिन को भुगता लूँ और ताकि अगर शहीद-वहीद होना है तो अभी हो जाए, अगर ज़ख्मी-वख्मी होना है तो शादी से पहले ये किस्सा हो हाँ। जाए। तो मैंने वॉलंटियर करके अच्छा, आपने वॉलंटरी किया था जी, सचिन मैंने के लिए? वॉलंटियर किया था। जी। तो वॉलंटियर किया था, जीएचक्यू में लेटर लिखा था यूनिट की तरफ से, तो मेरी 5 एनएल एक यूनिट थी जो कि सियाचिन पे थी, तो वहाँ पर मेरी पोस्टिंग उन्होंने एज कर दी लेफ्टिनेंट आपकी पोस्टिंग एज ए हुई? कैप्टन। एज ए कैप्टन आपकी एज ए पोस्टिंग हुई कैप्टन पोस्टिंग और हो आप गई। सियाचिन में रहे वहां पे तभी? जब मैं उस यूनिट में पहुंचा तो उस यूनिट की फर्दर कश्मीर में पोस्टिंग आ चुकी हुई थी, 3 4 5 6 महीने थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कप्तान साहब आप आ तो गए हैं यहाँ पर, तो आप ऐसा करें कि आप जो हमारी सियाचिन वाली कंपनी है आप उसको टेक ओवर कर लें ताकि आपके 3 महीने हो जाए तो सियाचिन की एक रिपोर्ट हो जाएगी, तो हमारे ओईआई के 1 नंबर होते तो 1 नंबर वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, इससे अच्छी तो मैं आया ही इसीलिए हूँ। तो नवंबर 91 के एंड में मैं वहाँ पर रिपोर्ट की थी और नवंबर 91 में मैं सीधा सियाचिन के ऊपर चला गया और सीधा सियाचिन पे चला गया। तो फिर दिसंबर क्योंकि यूनिट भी मूव करनी थी तो लोग नीचे प्रिपरेशन कर रहे थे। एक यूनिट की मूवमेंट की बहुत ज़्यादा तैयारियां होती हैं, तो वो मुझे भूल गए वहाँ पर ऊपर भेजकर। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 92 वर्ल्ड कप ना उस ज़माने में वहाँ पर एक वो टेलीफोन होता था और टेलीफोन कराची में अगर कभी उससे बात करता भी था तो ऐसा होता था कि 3 ऑपरेटर बीच में होते थे जो कि मुझे बताते थे कि एक स्कर्दू में बैठता था, स्कर्दू वाला ऑपरेटर मेरे घर में वालदा को की बात या भाई की बात सुनता था, वो फिर बताता था मेरे यूनिट के ऑपरेटर को, फिर मेरे यूनिट का ऑपरेटर मेरे सेक्टर के ऑपरेटर को बताता था और वो सेक्टर का ऑपरेटर वो मुझे बताता था कि जी आपकी वालदा ये कह रही है। तो फिर उनको अच्छा, उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी? उस वक्त तो शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी हुई है 97। तो चले वो मसला तो नहीं हुआ ना कि बेगम से बात करनी पीछे 3 लोग यहाँ की वहाँ पहुंचा रहे हैं पैगाम में बहुत, तो उस मरहले से आप बच गए। जी जी। आपने बड़ी अच्छी एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारी है फौज के अंदर। कुछ थोड़े मैं टेढ़े टेढ़े सवाल भी करूंगा आपके साथ साथ। ये सियाचिन आप अपनी मर्जी से गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना मैं जानता हूँ कि आपके जो आर्मी के करियर की जो धक्का लगा है वो सियाचिन की पोस्टिंग की वजह से लगा है। बहुत माजरत। जी मैंने सुना ये है कि सियाचिन की पोस्टिंग के दौरान आपके किसी ऑफिसर ने आपको एक बहन की गाली दी थी और आपने जवाब में 10-12 गालियां दी थी, और वो जरा किस्सा सुना दीजिए जरा। बस वो सर किस्सा ऐसा था कि कुछ ऐसी एक एक्टिविटी थी हमारे सेक्टर में जो एक्टिविटी होने के ऊपर फैटल एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा इम्कान था। जी। तो मैं वहाँ पर ऑन ग्राउंड सेक्टर को कमांड कर रहा था। 20-22 किलोमीटर का एरिया था, बहुत सारी पोस्टें थे, सामने इंडिया था, बर्फ थी और एक बंदे की डेथ हो चुकी हुई थी, तो एक खास मूवमेंट थी। तो वहाँ पर वो मूवमेंट हो नहीं सकती थी, जबकि जो ऊपर पोस्ट पे बैठे ऑफिसर थे वो बड़े फोर्स कर रहे थे कि नहीं ये मूवमेंट आप करवाएं। तो मैं कह रहा था कि नहीं ये इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा और ये चीज़ें हमारे उससे चली जाएगी। बहरहाल वो 1 महीने तक हमारी टेली बैटल चलती रही। वो ऑफिसर उन्होंने मेरे वायरलेस सेट के ज़रिए ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक भी मेरी शिकायत लगाई, बात भी की, वो भी की और 1 महीने की टेली बैटल के बाद बहरहाल उसने कन्विंस कर लिया कि ये एक्टिविटी हो जाए और मैंने लिख कर दे दिया कि इस एक्टिविटी के होने के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जिसमें लाइफ भी जा सकती है और ये मैंने लिख कर दे दिया उनको कि भाई ये ना करें आप, ये ना करें आप। हाँ। और उसके बाद मार्च के महीने में वो एक्टिविटी उन्होंने प्लान कर ली हमारे बड़े हायर हेडक्वार्टर्स ने। मैंने उस वक्त भी रात को आखिर दम तक मैं ये इस बात के ऊपर उनको कहता रहा कि नहीं सर ये ना कराएं, ये ना कराएं, थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, वेट करना ज़्यादा मुनासिब है, वरना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और
और शायद लेकिन कोई जज्बाती मसला था, एक हमारा एक शहीद फौजी था, उसकी लाश को लाना था, उसको जो आपका यहाँ अपना ख्याल था कि नहीं, बर्फ में पड़े रहे तो बाद हाँ, में ले बाद में जब होया कि रेस्क्यू तो कर वो लेंगे। उसके ऊपर से फिर वो क्योंकि मैं हर रोज इस टॉपिक के ऊपर 1 महीने तक बात होती थी, सुबह दोपहर शाम, तो मैं बता बता कर थक गया था, लिख कर भी दे दिया था। तो एक रात को उनका फोन आया कि जी सुबह ये एक्टिविटी हो रही है, तो मैंने फिर उनको मना किया। तो बहरहाल वो एक्टिविटी हुई, उसका नुकसान हो गया। और और अनफॉर्चुनेटली आपके और वो खदशात जब सही वो साबित हुए। एक्टिविटी हो गई और नुकसान हो गया, तो ऊपर से आए वो मेरे ऊपर। उन्होंने अच्छा। मुझे कहा, ओए ये कैसे हो गया? मैंने कहा फिर ओए क्या ये कैसे क्या हो गया? हाँ, आपको नहीं पता? मैं 1 महीने से जो आपको लिख के भी दे दिया, मैं यहाँ पर गया हूँ, आप तो उस पोस्ट पे कभी गए नहीं है। मैं उस पोस्ट पे जा चुका हूँ, मुझे पता है उस पोस्ट की लोकेशन, मुझे पता है उसके एनवायरनमेंट, मुझे पता है कि ये एक्टिविटी वहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये आपको पता है जो आप यहाँ से 200 किलोमीटर पीछे बैठे हुए हैं। उस वक्त तक तो आप आर्मी में बहुत जूनियर थे, हार्डली 4-5 साल का तजुर्बा रहा होगा आपको कैप्टन के रूप में। जी, उस वक्त मैं लेकिन आपसे 88 बर्दाश्त नहीं 91 हुआ, गलत बात आपसे बर्दाश्त गलत नहीं हुई। गलत बात बर्दाश्त नहीं हुई जी, और जी। वो बहरहाल उसके बाद से वो एक्टिविटी हो गई। उन्होंने हमें तो पोस्ट सबसे पहले पोस्ट करके सियाचिन के दूसरे कोने कायद पोस्ट के नीचे ताबीज पोस्ट वहां पर भेज दिया ताकि ये बीच में ना रहे, क्योंकि हमारी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो गई हुई और थी। वो गालिबन ये चूँकि हॉट टॉक भी हुई थी, और जो शायद ये भी था कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जी सर। अगर कोई आपके खिलाफ कार्रवाई होती उस सिलसिले में, हॉट टॉक वगैरह भी है, तो खुल के सामने आती हैं नहीं कि नहीं, हार्ट अटैक मेरे खिलाफ किसी की कार्रवाई नहीं होनी थी। हाँ। हार्ट अटैक के ऊपर मैं मतलब एक हार्ट अटैक मेरी और भी हुई है। उस हुँ, वक्त मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था और मेरे सामने एक ब्रिगेडियर साहब थे। उन्होंने मजाक मजाक में तो हम आप लूज बात कर हुँ, लेते हैं, और सीरियसली अगर उन्होंने मुझे सीरियसली एक मैं 4 रातों से काम कर रहा था और बहुत काम मैंने किया, और उन्होंने जाके प्रेजेंट करना था, अगर वो सही तरह प्रेजेंट नहीं कर सके या एक्सप्लेन नहीं कर सके अपने, तो इसमें मेरा कसूर नहीं था। वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर सके सही तरह से, तो उनकी थोड़ी सी इंसल्ट हो पिटाई गई। हुई, हाँ, उन्होंने वापस आया और आकर गुस्सा निकाला, गुस्सा मुझ पे निकाला और गलती से उनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, खूबसूरत अल्फाज़, खूबसूरत अल्फाज कोई निकल फूल गए, झड़ गया उनके और मुँह से। खूबसूरत अल्फाज निकले तो मैंने कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मैंने कहा दोबारा निकाल, ऐसे ही खड़ा हो गया यूनिफॉर्म में। उनको ब्रिगेडियर साहब उनको पता जीएचयू नहीं के था, अंदर बैठे हुए उनको पता नहीं था ये बॉक्सर बेस्ट बॉक्सर है, बेस्ट शूटर है, और उसके बारे में मैंने कहा आप ऐसे दोबारा लफ्ज कहे ना, ना मैंने अपने आप के दांत निकाले तोड़ के यहाँ फेंक दूंगा, वो भाग गए और सीधा जनरल साहब के पास चले गए। गुस्से से मेरा बुरा हाल, गुस्से से मैं उन्होंने जनरल साहब ने मुझे बुला लिया जी, कि इधर आ जाए आप। मैं गया उनके पास, बड़ा सा ऑफिस था, मैं दरवाजे पर ही, मैं आई कम इन सर, हाँ, यस। मैं दरवाजा खोला, वही खड़ा हो गया, वो कोने पे बैठे हुए, मैं इधर दरवाजे पे, कम ऑन कम इनसाइड। मैंने कहा इट्स ओके। अच्छा। मुझे पता था कि ज़ाहिर है मैं एक ब्रिगेडियर में मुक्का तान के बैठा हूँ, जीएचयू के अंदर बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा नजदीक आए, मैं 2 कदम चला हाँ, और फिर खड़ा हो गया। डर गए? ऐसे 3-4 दफा होते होते मैं नहीं, जब आना शुरू, एक जगह पर मैं रुक गया था, उसने कहा यार मसूद काइंडली प्लीज इधर आइए। उसने कहा उसने कहा यार ये कहीं और ना हो, हाँ, मसला ना हो जाए। उन्होंने मुझे बिठा लिया, हाँ, मैं बैठ गया, ऐसे देखते थे क्या होगा। मैंने कहा सर आप यू नो मी? यस। हाँ, मैंने कहा मैं कैसा इंसान हूँ? वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, बहुत ठंडे हैं अफसर, वो फौजी लगते ही नहीं है, इतना गुस्सा। मैंने कहा कुछ हुआ होगा तो गुस्सा आया है ना। हाँ, तो क्या हुआ था? मैंने कहा ये हुआ। नहीं ये तो नहीं उसने मुझे बताया। मैंने कहा सर ये हुआ। क्या ओके गुड जॉब। उन्होंने दोबारा उनको बुला लिया और फिर उनको तुमने ये कहा कैसे? बिल्कुल ठीक किया उसने। अच्छा। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया, मैं होता तो उसने तो सिर्फ दिखाया, मैं लगा देता। सही। वो इस तरह सिलसिला हो गया। अच्छा मुसब, वो ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ कि आपकी भी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो जो मिशन नाकाम हुआ जिसमें जानी नुकसान भी हुआ, जो चीज़ें भी हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसकी डिटेल दीजिए। अखलाकी ज़िम्मेदारी भी होती है कि उसकी डिटेल आप नहीं दे सकते हैं।
उसके खिलाफ जो मसाइल हुए, और जाहिर है कि उसमें जो आपका ख्याल ये है कि चूंकि सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड थी और आपकी लिखी हुई साइन की हुई चीज़ें उनके पास मौजूद थी जिसमें आपने मना किया था, फिर आपको अचानक वहां से मूव करा दिया गया, चाहे उसकी ब्लेसिंग डिस्गाइज थी, नहीं वो प्लान थी, प्लान वो थी। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आई, हाँ, वो लेकिन ये फिर कुछ अर्से बाद मुझे जाहिर है कि ज़ाहिर है जब ज़िम्मेदारी फिक्स होगी तो वो सब चीज़ें सामने आ जाएँगी, सब चीज़ और उसमें टेलीफ़ोन लॉग भी निकल आएगी और यस सारी जब चीज़ें निकल आएँगी, तो उसके लिए आपको अचानक वहाँ से मूव करा दिया गया, जी ठीक है? बिल्कुल। तो जब आप अचानक सियाचिन से बगैर किसी प्रोग्राम के घर पहुँचे हैं, तफ़सीलात को आप छोड़ें, जब आप घर पहुँचे वो मंज़र बता दीजिए। ये मार्च 1992 पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका हुआ था, रमज़ान का महीना था। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप सियाचिन पे आपको 3-4 महीने हो चुके हुए हैं, आप 45-40 दिन के लिए गए रेस्ट थे। करें, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, अब आर आए, एंड आर। आप आए, मैं बहरहाल 2 दिन का सफ़र करते-करते बटालियन हेडक्वार्टर पहुँचा हूँ रात को। सुबह फजर के वक़्त उन्होंने उठा के मुझे फिर गाड़ी में बिठा के स्कर्दू भेज दिया। स्कर्दू पे मैं पहुँचा हूँ तो कहीं किसी से नहीं मिला, सीधा जहाज़ में बैठा हूँ, इस्लामाबाद पहुँच गया हूँ। इस्लामाबाद भी अच्छा, उस वक़्त तो जो आपका हुलिया माशाअल्लाह होगा सियाचिन पे कई महीने गुज़ार चुके थे ना आप ये? मैं वहाँ ना तो कोई शेव की हुई थी, कोई बाल इतने बड़े हुए थे। हेयर कटिंग सैलून भी नहीं हुआ उधर तो सियाचिन के ऊपर वहाँ कोई। तो सर आप ये है ना कि सर्वाइवल जो है वो मट्टी का तेल सर्वाइवल है। लाइफ़लाइन आपका मट्टी का तेल है। अच्छा। अगर मट्टी का तेल ना हो तो आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। ना हुँ, खाना पक सकता है, ना आपका टेम्परेचर वो, और मट्टी का तेल भी ऐसे जलाते हैं, मतलब हुँ, एक तवा समझ लें या एक कॉइल वो समझ लें, एक फ्राई पैन, उस फ्राई पैन के अंदर मट्टी का तेल है और उसमें आपने आग लगाई है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितना उस ऑयल का, उस आग का कितना धुआँ होता होगा जो फेफड़ों, आँखों और चेहरे पे लगकर हुँ, हुँ। आपका रंग ही बदल जाता है, आपकी शक्ल ही बदल जाती है। तो तो ज़ाहिर है कई महीने आपने इस कैफ़ियत में गुज़ारे थे और अचानक आपको वहाँ से मूव करा दिया गया और वाया छुट्टी भेज दिया सर मुझे, है? छुट्टी भेजा गया जो ड्यू थी मेरे पर ना, जी, जी, जी। ड्यू वो थी, लेकिन वो अचानक सब कुछ हुआ अचानक हुआ। और आप सियाचिन से अचानक अपने घर कितने दिन में पहुँच गए थे? मैं एक दिन में सियाचिन से उतरने के बाद? सियाचिन से मैं उतरा हूँ सर, मतलब मैं सुबह फजर के वक़्त मैं चला हूँ सियाचिन की अपनी ऊपर वाली पोस्ट से, अगली फजर से को मैं निकला हूँ 24 घंटे बाद स्कर्दू के लिए। दिन 10:30 बजे मैं स्कर्दू में था, वहाँ पर जहाज़ तैयार था, वहाँ पर जहाज़ में बैठा हूँ। दिन के साढ़े 11-12 बजे मैं 1 बजे के करीब मैं इस्लामाबाद पहुँच गया। वहाँ पर कमरे में आया हूँ, 2 घंटे आराम किया है, मुझे लोगों ने उठाया कि जी आपकी कराची की फ्लाइट जाने वाली है। आप उठे और मैं रात 9 बजे कराची एयरपोर्ट पे था, तो अंदाज़ा 36 इस दौरान में वो दूल्हा मियाँ को तैयार होने का तो मौका ही नहीं मिला होगा। कुछ भी नहीं दाँत भी नहीं साफ किए हुए थे। कराची पहुँचे, कराची उतरे। कराची पहुँचे, कराची उतरा तो अब घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। तो गाला-शाला कट के। वो मार्च का महीना था, सर्दी थी, वो मेरा वही जो गंदे बैग, काला सा बैग, वो वही मैंने लटकाया हुआ था। हाँ। उसी हालत में जंगली बना हुआ था, वहशी जिसे आप कह हुँ, सकते हैं। हुँ, तो मैंने आकर रात के 9 बजे, सवा 9, साढ़े 9 बजे मैंने अपने घर की बेल बजाई है। हुँ, तो घर के बाहर एक बेल सी लगी हुई थी, उसका थोड़ा-सा साया था, उस साये में थोड़ा-सा मैं खड़ा हो गया, ताकि हुँ, बिल्कुल फेस के ऊपर रोशनी ना लगे। तो मेरे बड़े भाई, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, वो आए नीचे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखा, "जी फरमाइए।" मैंने कहा, "जी मैंने कैप्टन मसूद से मिलना है।" अच्छा वो पहचाने नहीं नहीं, आपको? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं पहचाना। अच्छा, मैंने कहा, "सर कैप्टन मसूद।" कह रहे, "वो कैप्टन मसूद तो नहीं है सर।" अच्छा। तो मैंने कहा, बड़ा "कैप्टन।" भाई छोटे भाई से कह रहा है कि वो नहीं है। तो मैंने कहा, "कैप्टन मसूद कहाँ है सर? कब आएँगे?" तो कह रहे, "नहीं, अभी तक तो नहीं है।" नहीं, मैंने कहा, "मेरी बात हुई है?" वो कह रहे हैं, "मैं घर पहुँच चुका हूँ।" कह रहे, "नहीं, आपको गलतफ़हमी हुई है, हाँ, वो वो नहीं घर है। नहीं पहुँचे हैं।" फिर मैंने कहा, "ओ मंसूर भाई, आप हमें ही नहीं पहचानते यार।" फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। हाँ, आज आई कैन फ़ील कितनी ज़ोर से उन्होंने मुझे, कितने जज़्बात के साथ उन्होंने और जज़्बात लगाया, ओए होए होए! पकड़ के फिर वो ऊपर लेकर गए, ये बड़ा जज़्बाती लम्हा रहा जज़्बात, होगा वो जज़्बात। जैसे। तो ज़ाहिर है कि देखिए सच्ची बात ये है कि मुझे मालूम है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मीडिया पे नहीं आ सकती हैं और मैं खुद भी कहूँगा कि आना नहीं चाहिए। जी। तो जिसमें सियाचिन का वो दौर भी था और जिसमें जिस हालात में जिस मिशन की वजह से आपकी मुखालफत के बावजूद हुआ और नाकामी हुई, तो मैं इस पे डिटेल में नहीं आऊँगा। कराची आप पहुँचने के बाद फिर आपकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ रही?
कराची आया तो मैं वापस गया, तो फिर दोबारा मुझे एक और यूनिट में, वो भी सियाचिन के ऊपर थी, वहां पर भेज दिया गया। फिर वो मान लेकिन उस ओरिजिनल पोस्टिंग से कहीं दूर। वो दूर थी। हाँ, वो सियाचिन का, पहले मैं राइट सही है, एक्सटेंड पे सही था, है। फिर मैं सियाचिन के लेफ्ट एक्सटेंड पे चला गया। तो वहां पर मैंने 1 साल पोस्टिंग गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टफ लाइफ होती है बहुत टफ लाइफ थी। बहुत टफ लाइफ है। वो मतलब एक दिन इंडियंस ने हम पर मेरा ख्याल अगस्त सितंबर था, 92 का अगस्त था, कि 400 गोले आर्टिलरी के शेल मारे। हमारे काफी सारे बंदे जख्मी भी हुए। सियाचिन में हमारे पास बड़ी लिमिटेड वेपन एमुनिशन होता है, हैवी एमुनिशन जो है लेके जाना उसको, फिर वो लिमिटेड, उसको आप यूज नहीं कर सकते। बड़ी जो आर्टिलरी के शेल्स है, तो हम उसको हमें ये आता है कि अच्छा आप 10 गोले एक दिन में आपको हमें मिल गए, तो हम सेविंग कर लेते थे, हम 10 गोले नहीं चलाते थे, हम 2 गोलों से ही गुजारा कर लेते थे। मिसाल के तौर पर ऐसा होता था कि सियाचिन के ऊपर एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, या वो ये चीज़ थी कि हमारी टेलीफोन की लाइनें बिछी हुई थी और हमारे मुखालफिन वायरलेस सेट के ऊपर थे। तो हम फ्रीक्वेंसी उनकी ढूंढ के हम उनको 24 घंटे सुनते रहते थे, वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जब वो टारगेट रजिस्टर करते थे तो हमें पता होता था कि उन्होंने ये नंबर दिया है, फलां जगह को रजिस्टर करके। अब उस नंबर से वो जब भी वो कहते थे कि 9298, तो हम देते थे, तो पता चलता था वो हमारी रहबर पोस्ट है या कोई और ताबिश हो, उसके ऊपर अटल्ली का शैल आकर गिरेगा, तो हम उसको अलर्ट करते थे। वो शेल प्रूफ बंकर्स में लोग चले जाते थे। इस तरह की कहानी होती थी वहां पर। तो वो हमने 400 जब शेल आए, तो नेक्स्ट डे हमने कहा इसका इंतजाम करना है। तो हमने अपने अटल्ली ऑब्जर्वर जो अटल्ली की यूनिट से, उनसे पूछा कि सेविंग में हमारे पास कितने शेल पड़े हुए हैं। उसने कहा हमारे पास 70-75 शेल है। तो हमने पीछे से करके 20 शेल और बड़े अटल्ली के बड़े गोले, और जिस पोस्ट से वो बैठकर वो बंदा गाइड करके 400 गोले हम उसने मुख्तलिफ पोस्टों पे मारे थे, हमने 100 गोले एक पोस्ट पे मारे। अच्छा। और तबाही मच गई वहां पर। बाद में ब्रिगेड से, डिव से वो बताया कि इतनी बड़ी शेलिंग हुई थी कि वो पूरी की पोस्ट, पीछे उनका जितना भी सप्लाई लाइन का जो नीचे वाले सेंटर थे, हेडक्वार्टर थे, स्टोर थे, उनके ऊपर वो पहाड़ कट के उनके ऊपर काफी उनका ये 100-150 मैं बंदों का नुकसान हुआ। इसे मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करता कि आजकल हमारा बड़ा फैशन है, और ये कि पिछले चंद सालों से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि हर आदमी अपना एक दीन ईमान समझता है फ़ौज के ऊपर तनकीद करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फ़ौजी है, सारे फ़ौजी वो नहीं है कि जिन्होंने माल बनाया है, जी और 90% 90% फ़ौजी वो 95% जिन्होंने लोग ऐसे वतन हैं, की खातिर बड़ी वतन की कुर्बानियाँ दी खातिर। हैं। आपको तो पता होगा सियाचिन में लोगों के आज़ा गल जाते थे, लोग मैंने अपनी आंखों से देखे सर। जी, जी। मैंने अपनी आंखों से देखे। तो ये ट्विटर पे बैठ के ऊपर जो गालियाँ देना बड़ा आसान है, जी लेकिन इनको अगर गलियारी की वहाँ भेज दें तो सर, फिर मैं वहां पर जाना, आप 3-3 4-4 दिन तक वॉक करते हैं, पहाड़ों पे चलते, फिर पोस्ट पे पहुंचते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि चंद लोग अगर यहाँ पे कुछ वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो कम से कम हमें उनका एहसान ज़रूर कभी भुलाना नहीं चाहिए, जो वो कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि जो उनके ज़िम्मे जो कर्ज़ था उससे कहीं ज़्यादा अदा कर रहे हैं वो लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम रातों को इतने आराम से सोते हैं, बेशक तो उसकी वजह यही है कि कुछ सरहदों पे कुछ लोग जाग रहे होते हैं। बेशुमार लोग हैं सर। मैं कह रहा हूँ 90% जी, लोग मैं जो है, बिल्कुल इस और 95% लोग जी, मैं बिल्कुल इस बात बहुत। की हिमायत नहीं कर रहा हूँ कि हम ये कहें कि नहीं सब फ़ौज में सब कुछ अच्छा है, फ़ौज में लोग माल नहीं बनाते, नहीं बनाते होंगे। मैंने लेकिन आपको बताया फौज में भी, मतलब हम पाकिस्तानी है ना, हाँ, हाँ। इसी माशरे से लोग आए हुए हैं ना सर। जी, जी। हमने कोई खुदा ना खास्ता मक्का और मदीना और तो से लोग तो नहीं ना लेकर आए हुए हैं आर्मी। सारी तफ़सीलात ज़ाहिर है कि एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि ना पूछिए आपसे। आप कराची किस सन में आए? कराची में आया था 94 में सर। आप जब 94 में कराची आए, तो अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो जो आपकी शोहरत थी वो एक तो थी बॉक्सर की। जी अच्छा, पंजाब में आपको मालूम होगा कि जो माफिया के लोग हैं वो बॉक्सर कहलाते हैं। जी सर। है कि कराची नहीं? में भी कहलाते हैं सर। हाँ, मतलब वो एक लियारी में भी एक कहलाते एक हैं एक माफिया के लोग। हाँ, हाँ, जी कि सर। एक शरीफाना उनका जो था रेफ़रेंस जो था जी वो बॉक्सर का भी होता ही सर। है। जी बिल्कुल तो सर। जब कोई हम पंजाब में बात करते हैं कि फलाना बॉक्सर, तो जी वो पहलवान जिस टाइप के जी होते हैं। जी। शूटर भी अब बड़े अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। दौर भी वो ऐसा था जबकि कराची में दहशत, मैं इसको पॉलिटिकल में रंग नहीं दे रहा हूँ,
किसी भी अंदाज से, लेकिन ये कि बहरहाल दहशतगर्दी अपने इंतहा पर थी, अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर वेपन्स बहुत ज़्यादा थे। जी, 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 जी। और मैंने जब मेरी पोस्टिंग हुई इंटेलिजेंस में थी, तो मैं कराची का रहने वाला था। अच्छा 1 मिनट को हम रोक ले जाएँ?